कोरिलेशन हम रन कर चुके हैं, हम कोरिलेशन के बारे में जान चुके हैं कि कोरिलेशन जो है हमें दो वेरिएबल्स की एसोसिएशन के बारे में बताती है, लेकिन कॉज एंड इफ़ेक्ट के बारे में हमें कोरिलेशन में नहीं पता चलता। नेक्स्ट हम परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या है जी? रिग्रेशन जो है हमें दो वेरिएबल्स के दरमियान जो है हमें रिलेशन बताती है, ठीक है, साथ में जो है इनका इफ़ेक्ट बताती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास ये एक रिग्रेशन मॉडल है, यहाँ पे जो है हमारे पास इंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फॉर द सिंप्लिसिटी हम इसे क्रिएटिविटी का जो हमारे पास वेरिएबल है इसे हम ज़रा इग्नोर करते हैं। यहाँ पे हम सपोज करते हैं हमारे पास दो ही वेरिएबल हैं। जब हमारे पास रिग्रेशन मॉडल में दो वेरिएबल होंगे, एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो हम इस रिग्रेशन को कहेंगे ये सिंपल रिग्रेशन है। अगर हमारे पास रिग्रेशन मॉडल के अंदर एक जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और वन और मोर देन टू वेरिएबल अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों तो हम कहेंगे कि ये जो है मल्टीपल रिग्रेशन है जी। अब हम चलते हैं SPSS की तरफ। यहाँ पे हमने देखा कि इंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर जो है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, इमोशनल इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। हमने SPSS के अंदर एब्रीवेशन नेम जो है इंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर को EB और इमोशनल इंटेलिजेंस को EI और क्रिएटिविटी को C से जो है वो शो किया है। चलते हैं जी, हम देखते हैं कि किस तरह से SPSS में हम रिग्रेशन को रन करते हैं। हम जाएंगे एनालाइज की तरफ, यहाँ से आएंगे रिग्रेशन लीनियर, ये बॉक्स हमारे सामने आ गया। यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है जी? जो वेरिएबल्स हमने कंप्यूट करके यहाँ पे रखे हुए हैं उसमें से हम अपना डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो लेंगे। EB जो है हमारे पास हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, शिफ्ट किया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमारे पास EI और जो था C, चलिए जी EI को शिफ्ट किया, C को जो है हमने शिफ्ट किया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? हमने जाना है स्टैटिस्टिक्स की तरफ। स्टैटिस्टिक्स की तरफ हम जाएंगे। यहाँ पे जो है हमने एक नई चीज़ पे जो है वो चेक ऑन करना है जी, कोलिनियरिटी, मल्टी कोलिनियरिटी। ये हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट इसमें आ रहा है। अब मल्टी कोलिनियरिटी क्या होती है? हमने देखना है कि जो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए हैं अपने मॉडल के अंदर कि उनके अंदर कोरिलेशन तो नहीं है। लेकिन जो भी हम मॉडल यूज़ कर रहे होते हैं वेरिएबल्स के अंदर कुछ ना कुछ जो मतलब कुछ एक्सटेंट तक जो है कोरिलेशन होती है, लेकिन वो कोरिलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे जो है हमारे रिज़ल्ट जो है वो स्पूरियस हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमने इस चीज़ को देखना है कि हमारे पास हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके अंदर कोलिनियरिटी का इफ़ेक्ट तो नहीं है, कोलिनियरिटी एग्जिस्ट तो नहीं कर रही। तो इसके लिए हमने चेक ऑन किया कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक्स पे, देन कंटिन्यू। अब हम जाएंगे सेव के ऊपर, यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे एक नया ऑप्शन हमारे पास डिस्टेंस में आ रहा है महालोबिस। हमने महालोबिस पे क्लिक किया। महालोबिस जो है हमें आउटलायर वैल्यूज़ के बारे में बताती है। हमने देन जो है कंटिन्यू किया और हमने इसे ओके किया जी। हमारे पास जो है रिग्रेशन की आउटपुट फाइल या रिज़ल्ट्स जो हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं मॉडल समरी। मॉडल समरी का हमारे पास एक टेबल आ गया है। यहाँ पे हमारे पास जो है प्रिडिक्टर्स शो हो रहे हैं, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो शो हो रहे हैं C एंड EI और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास है जी EB। अब ये हमारे पास टेबल है। इस टेबल में से हमने अपने रिज़ल्ट में जो चीज़ रिपोर्ट करनी है वो है R स्क्वायर, ठीक है। R स्क्वायर जो है हमें क्या बताता है जी? R स्क्वायर हमें बताता है कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में जी, ये एक रफली स्केच जो है हमने यहाँ पे तैयार किया है। यहाँ पे देखिए R स्क्वायर हमें क्या बताता है? टोटल वेरिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर कमिंग फ्रॉम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स।
जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनमें से हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल में कितनी वेरिएशन हो रही है। ये जो दो वेरिएबल हमारे पास क्रिएटिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंस के वेरिएबल्स थे, ये दोनों मिलके EB वेरिएबल जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इसके अंदर 22% जो है वो वेरिएशंस लेके आ रही हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कोफिशिएंट्स की तरफ जी। कोफिशिएंट्स की तरफ हम मूव करेंगे। कोफिशिएंट्स में जो है हम देखेंगे कि ये हमारे पास जो है एक EI हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सेकंड वेरिएबल हमारे पास C है। यहाँ पे ये बीटा वैल्यूज़ और ये स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट्स बीटास, कुछ लोग जो हैं इन वैल्यूज़ को रिपोर्ट करते हैं, कुछ लोग जो है इन वैल्यूज़ को रिपोर्ट करते हैं, कोई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी टी स्टैटिस्टिक्स या टी टेस्ट, इसे क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं, और सिग्निफिकेंस यहाँ पे जो है P वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन P वैल्यूज़ पे जो है वो बात करेंगे। P वैल्यूज़ की जो है देखिए यहाँ पे हमने देखनी है सिग्निफिकेंस। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास इसकी सिग्निफिकेंस है कितने % पर है। हम पहले भी जो है कोरिलेशन में हम एक स्लाइड में जो है वो देख चुके हैं। ये हमारे पास जो सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो 1% होता है, 5% होता है और 10% होता है। अगर हम कहें कि हमारा जो डाटा है वो 5% पे सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब है कि हमारे डाटा में 5% जो है वो चांसेस ऑफ एरर हैं, 95% जो डाटा है वो क्लियर है। इसी तरह से अगर हम कहें 10% पे जो है हमारा सिग्निफिकेंस लेवल जो है लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि 10% हमारे डाटा में चांसेस ऑफ एरर हैं, बाकी 90% जो हमारा डाटा है वो क्लियर है। 1% पे कहेंगे तो 1% हमारे पास जो है वो एरर्स हैं और बाकी 99% जो हमारा डाटा है वो बिल्कुल क्लियर है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर हमारे पास हमारी P सिग्निफिकेंस वैल्यू जो है 10% पे आए तो हम कहेंगे कि वीक सिग्निफिकेंस है जी, ठीक है। सिग्निफिकेंट लेवल जो है वो वीक है। अगर 5 पे आए तो हम कहेंगे कि सिग्निफिकेंट लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और अगर 1 पे आए तो हम कहेंगे हाईली सिग्निफिकेंट है। देखिए किस तरह से हम कहेंगे, क्योंकि देखिए जब 1 पे जो है हम आ जाते हैं, चांसेस ऑफ एरर जो है वो जस्ट 1% है। इट्स मीन 99% डाटा जो है वो हमारा क्लियर है। यहाँ पे देखिए हमने एक जो है स्केच से जो है इसको क्लियर किया है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द P वैल्यू। हम देखेंगे अगर हमारे पास डाटा 1% पे है, इट्स मीन 99% डाटा जो है हमारे पास एक्यूरेट है। उसके बाद जो है स्ट्रॉन्ग एविडेंस पे हम 5% पे कहेंगे, और जो है अगर 10% पे आती है तो हम कहेंगे कि ये वीक एविडेंस है, ठीक है। यहाँ से लेकिन हम जो है जो एक्सेप्टेंस रीजन है हमारे 1, 5 to 10 है जी। यहाँ पे हमारे पास जो है अब हमारा डाटा जो है सिग्निफिकेंट है, इसकी वैल्यू जो है 0.01 है। EI वेरिएबल की दूसरा वेरिएबल को देखते हैं 0.00, दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट आ रही हैं। यहाँ पे T वैल्यू को जो है वो हम देखते हैं। अब T वैल्यू को हम देखेंगे तो T वैल्यू जो है इसको देखने के लिए हमें थोड़ा जो है अंडरस्टैंड करना है कि क्रिटिकल वैल्यूज़ को देखने के लिए हम किस तरह से जो है हमें पता चलेगा कि हमने हाइपोथेसिस को जो है वो एक्सेप्ट करना है और रिजेक्ट करना है। इसके लिए जो है हमारे पास दो किस्म के हाइपोथेसिस होते हैं, एक 1 टेल हाइपोथेसिस है और दूसरा जो है 2 टेल हाइपोथेसिस है। अब 1 टेल हाइपोथेसिस क्या होता है, इसके अंदर जो है हमें डायरेक्शन क्लियर होती है। हम कह सकते हैं कि देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। देखिए हमने पॉजिटिव भी बताया, हमने नेगेटिव भी बताया, हमने जो है उसकी डायरेक्शन को जो है वो क्लियर किया है। इसकी एक्सेप्टेंस रीजन हमारे पास क्या है कि हमारी जो T वैल्यू है, अगर हमारा हाइपोथेसिस 1 टेल हाइपोथेसिस हो तो उसकी जो एक्सेप्टेंस, उसका जो रीजन है, T वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, T वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू ग्रेटर देन 1.645 होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है जी 2 टेल हाइपोथेसिस। अगर हमारे पास 2 टेल हाइपोथेसिस है तो हम कहेंगे कि देयर इज़ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x या x एंड y, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्शन कोई नहीं बता रहे कि पॉजिटिव है और नेगेटिव या फिर नेगेटिव है। अब यहाँ पे हम
देखेंगे कि हमारे पास जो टी वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए। टी कैलकुलेटेड क्रिटिकल जो वैल्यूज़ हैं, क्रिटिकल वैल्यू जो हमारे पास होनी चाहिए, क्रिटिकल वैल्यू जो है हमारे पास 1.96 से ग्रेटर होनी चाहिए। अब हम रिजल्ट्स की तरफ जो है वो मूव करते हैं। देखें, सपोज करते हैं कि हमारा जो है हाइपोथेसिस 1 टेल है, तब भी जो है हमारी ये वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट है। सपोज करते हैं कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो 2 टेल है, तब भी जो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। जो क्रिटिकल वैल्यूज़ हमने कही हैं कि हमारे पास जो है वो 1.9 और या 1.6 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो ये वैल्यूज़ जो हैं उससे ग्रेटर आ रही हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी बीटाज़ की तरफ। बीटाज़ हमें क्या चीज़ बताते हैं? बीटा हमें बता रहे होते हैं, पहले देखें हमने आर स्क्वायर के बारे में बात की। आर स्क्वायर जो है वो हमें टोटल वेरिएशन के बारे में बताता है कि हमारे पास जो टोटल वेरिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो कहाँ से आ रही है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में से आ रही है। अब हमें बीटास बताएंगे कि हमारे जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं कि एक वेरिएबल से जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है कितना इफ़ेक्ट कर रहा है। इसके लिए हम अगेन जो है यहाँ थोड़ा देख लेते हैं इसे जी। यहाँ पे जो है हमारे पास एक मॉडल है जो हमने अपना अभी जो है वेरिएबल्स यूज़ किए हैं। एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर को हमने डिपेंडेंट वेरिएबल रखा है और साथ में जो है इमोशनल इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी, ये हमने यहाँ पे बीटास लिए हैं। ये बीटा 1 है और ये बीटा 2 है। बीटा 1 और बीटा 2 क्या चीज़ शो कर रहे हैं? कोफिशिएंट्स इसके शो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इनके साथ जो साइन होता है ये किस चीज़ को शो करता है? ये डायरेक्शन को शो करता है। ये हमने जस्ट एक मॉडल लिखा है, ठीक है, सिंपली यहाँ पे राइट डाउन किया है। बाकी जब इसके रिजल्ट्स आएंगे उनके साइंस जो हैं फिर हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। वो हमें बताएंगे कि इनका रिलेशनशिप जो है डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ नेगेटिव है और पॉजिटिव है जी। यहाँ पे अगेन हम चलते हैं अपने रिजल्ट्स की तरफ। देखें रिजल्ट्स में हमें क्या बता रहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो उसकी वैल्यू जो है 0.175 आ रही है। इट्स मीन 17% इसकी वैल्यू आ रही है। और जो है हमारे पास सी की जो वैल्यू आ रही है 0.33 आ रही है, मतलब 33% वैल्यू आ रही है। अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन जो है अगेन जाते हैं यहाँ जी। अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो है हमने इसे इंटरप्रेट करना है जी। यहाँ पे हमने देखना है ये हमारे पास बीटा 1 की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो बीटा 2 की वैल्यू आ रही है। बीटा SPSS आउटपुट फाइल से हमने रिजल्ट्स को यहाँ पे कॉपी किया है। यहाँ पे हम देखते हैं जी इनकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। बीटा 1 जो हमारे पास आ रहा था इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कोफिशिएंट था वो था 0.175, इट्स मीन 17%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1% चेंज इन इमोशनल इंटेलिजेंस विल चेंज इन एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर 17%। मतलब अगर इस वेरिएबल में 1% चेंज आता है, इसके अंदर 1% चेंज आने से एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर जो है वो 17% जो है वो चेंज होगा। उसके बाद हम क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं जी। क्रिएटिविटी को भी हम इसी तरह से इंटरप्रेट करेंगे कि अगर क्रिएटिविटी के वेरिएबल में 1% जो है वो चेंज आता है, इस 1% चेंज आने से एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर में 33% जो है वो चेंज आएगा।